और शुरुआत 1 मिनट एक खबर से करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर आज सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की वार्ता होगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर 9वें दौर की वार्ता आज होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। सरकार ने एक बार फिर इस बैठक में सकारात्मक चर्चा होने की उम्मीद जताई है। तो ये निवेदन करते हैं कि जो कमेटी बनी है उसके सामने अपने जो इश्यू है उसको रखें ताकि सुप्रीम कोर्ट समय पर इसका निर्णय कर सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है, लेकिन इस बैठक से पहले कमेटी के एक सदस्य बीकेयू नेता भूपेंद्र सिंह मान ने गुरुवार को कमेटी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये कहकर कमेटी से इस्तीफा दे दिया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे कृषि बिलों के विरोध में भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें समेत किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल करेंगे। वहीं कृषि कानून के विरोध में पंजाब सरकार भी प्रस्ताव पारित करने का मन बना चुकी है। 1 मिनट में खबर देखिए। कृषि कानून के विरोध में कई राज्य सरकारों ने प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर ली है। इस लिस्ट में पंजाब सरकार का भी नाम शामिल हो गया है। पंजाब सरकार कैबिनेट ने कृषि कानून को न लागू करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। पंजाब कैबिनेट ने औपचारिक प्रस्ताव पारित कर कृषि कानून रद्द किए जाने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय करेगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए खेती कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से दूर है। उधर तमिलनाडु के मदुरई में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला और कहा कि कानूनों को तो वापस लेना ही होगा। Mark my words, take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. देश को कल यानी शनिवार से कोरोना वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए क्या सरकार की तैयारियां हैं इस बाबत। कोरोना महामारी से परेशान देश में आखिरकार वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे वर्चुअली इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के कुल 3006 केंद्र एक दूसरे से वर्चुअली जुड़े रहेंगे। उद्घाटन के दिन प्रत्येक सत्र स्थल पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार कॉल सेंटर भी बना चुकी है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया गया है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। वैक्सीन जिन्हें लगेगी प्रधानमंत्री मोदी उनसे वर्चुअली संवाद भी करेंगे। कोवैक्सीन बनाने वाली लैब भारत बायोटेक के चेयरमैन और वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा इल्ला से जी न्यूज ने वैक्सीन पर खास बातचीत की है, आपको सुननी चाहिए। कोवैक्सीन बनाने वाली लैब भारत बायोटेक के चेयरमैन और वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने वैक्सीन पर जी न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान भारत बायोटेक के चेयरमैन ने 16 जनवरी से वैक्सीन लगवाने वालों को सलाह दी है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद 3 दिन तक बुखार रहे तो डॉक्टर से संपर्क करें। डरने के नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में कुछ फीवर 3 डेज कंटिन्यू हुए तो प्लीज कॉल द डॉक्टर, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना। वहीं बाजार में वैक्सीन के दाम को लेकर भारत बायोटेक के चेयरमैन ने कहा कि वैक्सीन का दाम एकदम किफायती होगा। बातचीत के दौरान डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कोवैक्सीन के ट्रायल में हिस्सेदारी लेने के लिए जी न्यूज का धन्यवाद भी किया। वो भी रीजनेबल प्राइस है, वो भी लगा है, सो हम भी रीजनेबल रखेंगे। सच बोल रहा हूँ, हम वो वैसा एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हम कभी भी नहीं किया। रोटा वायरस भी हम एक ही पहला आदमी लॉन्च किया रोटा वायरस। बाद में वो यूएस में यूरोप में $65 to $85 था, लेकिन वो भी नहीं $1 कम के। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में एक ऐप बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा होगा और इसके पीछे होगा कोविन पोर्टल, जो इस अभियान की सबसे अहम कड़ी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है।
क्या आपको वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा या सरकार इस पोर्टल के जरिए खुद आप तक पहुंचेगी? कोविन पोर्टल वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पर जिले के अधिकारी डेटा अपलोड करेंगे। डेटा अपलोड होते ही वैक्सीन सेंटर पता चलेगा, यानी वो जगह जहां जहां वैक्सीनेशन होना है। इसके बाद जिन्हें वैक्सीनेशन के लिस्ट में रखा गया है उनको SMS के जरिए टीकाकरण की तारीख और समय बता दिया जाएगा। मैसेज में ये जानकारी भी होगी कि उन्हें कौन से वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि अभी आम जनता इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। कोविन अभी सिर्फ पोर्टल है, ये बाद में सार्वजनिक होगा। कोविन पोर्टल अभी सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारियों की पहुंच में है। और अब देश भर का कोरोना अपडेट 1 मिनट में जानिए। देश में कोरोना के रोजाना मामले अब 15 से 16 हजार के बीच आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 16,946 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 198 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,652 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना के कुल 1,05,12,093 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,01,46,763 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,13,603 है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,51,727 लोगों की जान जा चुकी है। देश का रिकवरी रेट 96.52% हो गया है, जबकि मृत्यु दर 1.44% हो गई है। आगे बढ़ते हैं और अब क्या है दिल्ली में कोरोना का हाल, ये अपडेट भी 1 मिनट में जानिए। दिल्ली में कोरोना बेहद कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 340 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 390 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,31,589 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,17,930 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 2,937 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,722 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97.83% के करीब पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। और वहीं वैक्सीनेशन पर क्या है देश की राजधानी दिल्ली की तैयारियां, अब ये देखिए। देश भर में एक साथ टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। महानगरों से लेकर देश के दूर दराज इलाकों तक वैक्सीन पहुंच सके, इसका ख्याल रखा जा रहा है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण में वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से बात करेंगे, वैक्सीनेशन की जानकारी लेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक कर वैक्सीनेशन की तैयारियों की जानकारी ली है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्टोर की गई है। 16 जनवरी को राजधानी दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीनेशन शुरू होगा और हफ्ते में 4 दिन कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कुछ दिन बाद वैक्सीन सेंटर की संख्या बढ़कर 175 हो जाएगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में कुल 1,000 वैक्सीन सेंटर होंगे। 2,74,000 हमें वैक्सीन मिली है। ये लगभग 1,20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सफिशिएंट हैं और दिल्ली में हमारे 2,40,000 हेल्थ केयर वर्कर्स ने रजिस्टर किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच शब्दों के हमले तेज हो गए हैं। बंगाल में चुनावों से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच वाद विवाद लगातार तेज होता जा रहा है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने एक जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। बीजेपी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो लोग इंसानियत की कीमत नहीं समझते। वो लोग हमारे परिश्रम को नहीं समझते। उनके पास बहुत पैसा है और उसी पैसे को चारों तरफ फैला के धर्म के आधार पर लोगों में दंगे कराते हैं। उनके हाथ खून से सने हैं। वहीं बीजेपी नेता सायंतन बासु ने मां सीता पर आपत्तिजनक बयान देने वाले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर पलटवार किया है।
बासु ने सांसद अभिषेक बनर्जी की तुलना हाजी मस्तान से की और कहा कि अब हाजी मस्तान को लोग याद रखते नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनावों में जिहादी गिरोह का खतरा अब मंडराने लगा है। पश्चिम बंगाल के चुनावों में अब जिहादी गिरोह का खतरा छा गया है। खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई और जमात इस्लामी हिंद नाम के संगठन साथ मिलकर धीरे धीरे असम और पश्चिम बंगाल में अपना आधार मजबूत कर रहे हैं। अंदेशा है कि बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर के इलाकों में गड़बड़ी फैलाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। इनका मकसद है इन दो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में अशांति फैलाना। जमात इस्लामी हिंद नामक संगठन इसके लिए और ऐसे संस्थानों को पैसे देकर मदद की जा रही है। उत्तरी असम में तबलीगी जमात के नाम पर जिहादी बांग्लादेशियों की मौजूदगी की खबर आ रही है। उत्तरी बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर जमात उल मुजाहिदीन खास तौर पर एक्टिव है। ये संगठन देश विरोधी गतिविधियां चलाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच बंगाल चुनावों से पहले राज्य में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। उन्होंने राज्य में तैनात अफसरों को ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक वर्ष में आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आई है। घाटी से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद न सिर्फ घाटी की तस्वीर बदली है, बल्कि आतंकी संगठनों में भारी कमी हुई है। जम्मू कश्मीर में 270 से अधिक आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें से 205 आतंकी कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट के मुकाबले बेहद कम है। 2019 में जम्मू और कश्मीर में 421 सक्रिय आतंकवादी थे और 2020 में 300 से अधिक थे, यानी अब संख्या आधे से भी कम हो गई है। वर्ष 2019-20 में 100 से ज्यादा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने तकरीबन 225 आतंकवादी मार गिराए। 2019 में 160 और साल 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि 270 से ज्यादा सक्रिय आतंकवादी अभी भी सेना के लिए चुनौती बने हुए हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए अब देश भर में धनराशि इकट्ठा करने का काम 15 जनवरी से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में भव्य राम मंदिर का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 जनवरी से मंदिर के लिए राशि जुटाने का काम शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी 2021 से लेकर 27 फरवरी 2021 तक मंदिर के लिए धन जुटाने का काम शुरू हो जाएगा। बीएचपी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े लोग धनराशि इकट्ठा करने का काम करेंगे। देश भर के करीब 5,50,000 गांवों में बसे 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये पूरा अभियान 1.5 महीने तक चलने का अनुमान है। जो पैसा लिया जाएगा वो श्री राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। नदिया के मासदिया शिव निवास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की पूजा और आर्थिक संग्रह अभियान की शुरुआत की गई, जो 31 तारीख तक चलेगा और पहले दिन ही 1 लाख रुपए का दान संग्रह कर लिया गया। और हिसार में पुलिस की मुस्तैदी ने रेप की वारदात को होने से रोका है। ये खबर देखिए। हरियाणा के हिसार में पुलिस की सावधानी ने एक युवती को 2 युवकों के चंगुल से बचा लिया। दरअसल इन दिनों उत्तर भारत में बढ़ती ठंड को देखते हुए ऑटो चालक ऑटो के खुले हिस्से को पर्दे से ढक देते हैं, लेकिन इसकी आड़ में हिसार में 2 युवकों ने एक युवती के साथ रेप करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि सिरसा दिल्ली नेशनल हाईवे पर डीएसपी भारती डबास उस समय गश्त पर तैनात थी। इस दौरान उन्हें पर्दे लगे ऑटो में कुछ गड़बड़ी होने का संदेह हुआ और उन्होंने फौरन ऑटो को रोकने का इशारा किया, लेकिन ऑटो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। इसके बाद पुलिस ने फौरन ऑटो का पीछा शुरू किया और गाड़ी को ओवरटेक कर ऑटो की चेकिंग की। हिसार में करीब 10,000 ऑटो सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन अब जिन ऑटो में पर्दे लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। वहीं दिल्ली में 20 महीने के बच्ची ने अंगदान करके अंगदान महादान के कथन को सच किया। 1 मिनट में आपको ये खबर दिखाते हैं।
स्क्रीन पर दिख रही इस प्यारी सी बच्ची का नाम धनिष्ठा है, मगर मासूम से दिखने वाली इस बच्ची ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले ही एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। जी हाँ, धनिष्ठा देश की सबसे छोटी ऑर्गन डोनर बन गई है। ब्रेन डेड हो चुकी इस छोटी सी बच्ची के इस महादान ने 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों की जान बचा ली। 8 जनवरी को धनिष्ठा पहली मंजिल से गिर गई थी। आनंद फानन में धनिष्ठा को गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। धनिष्ठा को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनका ब्रेन डेड हो चुका था। इसके बाद परिवार वालों से बात कर बच्ची के ऑर्गन डोनेट करने की सलाह दी गई। 5 व्यक्तियों की जान इस एक छोटे नन्हे से बच्चे ने उनको 5 नए व्यक्तियों को 5 एक नई लाइफ दी है। 20 महीने की धनिष्ठा अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जाते जाते उसने 5 लोगों को नया जीवन दान दिया है। हिमालय के कुल्लू में बीच सड़क पर एक तेंदुए के आने से कैसे अचानक से हड़कंप मच गया, अब आपको ये दिखाते हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की एक तस्वीर दिखाते हैं। जब कुल्लू के तीर्थन में हाईवे पर एक तेंदुआ आ गया। आमतौर पर सड़क पर तेंदुए को देखकर शायद आप डर जाएं, गाड़ी से बाहर भी न निकलें, लेकिन यहाँ की तस्वीर इससे एकदम अलग है। तेंदुआ सड़क पर आया और करीब 1 घंटे तक यहीं घूमता रहा। इस रास्ते से गुजर रहे लोगों ने तेंदुए के साथ तस्वीरें भी लीं। ये इनके बीच ऐसे घुल मिल गया मानो लोगों से रोज मिलता हो। आप देखिए कैसे इस तेंदुए ने इस शख्स का हाथ पकड़ा हुआ है और आराम से खेल रहा है। सड़क पर खड़े बाकी लोग भी डरते डरते ये सब कैमरे में कैद करते रहे। श्रीनगर में 21 वर्षों बाद इतनी भयानक ठंड पड़ रही है कि डल झील का पानी ही जम गया। श्रीनगर में ठंड ने 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीती रात वहां -8.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर की डल झील जम गई है तो लोग वहां पर क्रिकेट खेलते नजर आए। हालांकि डल झील के जमने से प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जम चुकी डल झील पर लोगों की चहलकदमी करने के कई मामले सामने आए। ऐसे में लोगों को जमी हुई झील पर चलने से रोकने के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। मैं एसडीआरएफ में तैनात हूं और जैसे कि आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी है वो इस डल को देखते हुए, जैसे कि ये डल जो है जमा हुआ है, देखने में ये जमा हुआ है, लेकिन बीच बीच में अगर आप इसको देखेंगे तो ये बड़ा नाजुक है। जो बर्फ की तह है इसके ऊपर जमी हुई है, लेकिन कुछ जगहों से ये बड़ी तह जो है बड़ी कमजोर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा होने के पूरे चांसेस हैं। आपको बता दें कि लोगों को डल झील पर चलने की मनाही है। आज सेना दिवस और इस दिन की तैयारियों की पूरी रिपोर्ट आपको 1 मिनट में हम दिखाएंगे। आज देश में सेना का दिन है। आज ही के दिन सन 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किया था और तब से ये दिन सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज देश के अलग अलग कोने में सेना की इकाइयां परेड का आयोजन करती हैं। सेना दिवस से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बेंगलुरु में सेना के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत किसी से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यह बात भी 2 ठोक शब्दों में बताना चाहते हैं कि हमारे भारत के स्वाभिमान पर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत ये चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। भारत के जवानों के अंदर वह कुव्वत है जिसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकते। हमारे सेना के जवानों ने शौर्य पराक्रम का मतलब बहादुरी का जो परिचय दिया है, उसकी जानकारी यदि हर भारतवासियों को हो जाए, उसका मस्तक बिल्कुल गर्व के साथ ऊंचा हो जाए।